हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थ्योरी ऑफ मशीन के शानदार सेशन पे, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज बैलेंसिंग को। ठीक है, बैलेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर थ्योरी नहीं है, ये पूरा न्यूमेरिकल बेस है, जिसके कारण बच्चा क्या करता है कि इसको लीव करने की सोचता है, क्योंकि न्यूमेरिकल टफ नहीं होते, इसके न्यूमेरिकल लेंदी होते हैं, बहुत ही लंबे न्यूमेरिकल होते हैं। लेकिन अब आपको स्किप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी टर्म से, बहुत ही ईजी वे में हम लोग देखेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग। ठीक, बैलेंसिंग हम लोग देख पढ़ने वाले हैं आज। बैलेंसिंग में हम लोग क्या देखेंगे कि बैलेंसिंग आखिर होती क्या है। बैलेंसिंग हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग आखिर होती क्या है। इसको हम बैलेंसिंग को एक दूसरे वे उसमें समझेंगे। पहले एक घरेलू एग्जांपल लेते हैं। आजकल तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स तराजू आ गए हैं, पहले के समय में इलेक्ट्रॉनिक्स तराजू नहीं होते थे। पहले के समय में कुछ इस प्रकार के तराजू होते थे, यहाँ पर लगा होता था, कुछ इस प्रकार के तराजू होते थे। ठीक, इस प्रकार के तराजू होते थे। यहाँ पर क्या देखते थे हम लोग, यहाँ पर कोई वेट रखा जाता था, मान लीजिए 5 kg का वेट रखा जाता था, 5 किलोग्राम का। और इधर भी तो जब ये वेट रखते थे तो ये सिरा क्या होता था, नीचे आ जाता था, ये सिरा ऊपर उठ जाता था। इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमें 5 kg यहाँ पर भी रखना होता था। 5 kg जब इधर रखते थे हम लोग, तो देखते थे कि ये एक सीध यानी वन लाइनर, एक लाइन में हो जाती है। यानी हम हकीकत में वो तौलते थे, लेकिन तौल को हम लोग एक वे में समझ सकते हैं, तो हम लोग उसको बैलेंस करते थे। ये 5 kg के इधर के वेट को इधर 5 kg का वेट रख करके हम लोग उस चीज़ को बैलेंस करते थे। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट बैलेंसिंग यही है कि हमें अगर कोई चीज़ अनबैलेंस है, ये 5 kg अनबैलेंस है, तो हमें इधर भी 5 kg रख देना है, तो हमारी चीज़ क्या हो गई, बैलेंस हो गई। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि बैलेंसिंग आखिर होती क्या है। मशीन कंपोनेंट के मटेरियल की नॉन होमोजेनिटी या असेंबलिंग के दौरान मिसफिटिंग के कारण सिस्टम में बैलेंसिंग फोर्स जनरेट हो जाता है। आइए कैसे होता है। मान लीजिए कोई मशीन है, ठीक, मशीन का ये कोई व्हील है, ये कोई व्हील हो गया मशीन का। ठीक, ये कोई व्हील हो गया। अब इस व्हील में क्या है कि नॉन होमोजेनिटी ये क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर मटेरियल ज़्यादा है, यहाँ पर मटेरियल कम है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मटेरियल ज़्यादा है, यहाँ पर मटेरियल कम है, या फिर ठीक ये वजह से भी हो सकता है, या फिर असेंबलिंग के दौरान मिसफिटिंग। मान लीजिए ये कोई शाफ्ट है आपकी, ठीक, ये कोई शाफ्ट है, हमें कोई चीज़ एग्जैक्टली यहाँ पर लगानी थी, लेकिन उसको हम कहाँ पर लगा दिए, यहाँ पर। ठीक है, हम उसको कहाँ पर लगा दिए, मिस फिटिंग कर दिए, यानी इधर उधर, यानी जिस जगह लगाना था उस जगह न लगा करके उसको दूसरी जगह लगा दिए। तो इससे क्या होता है कि सिस्टम में अनबैलेंस स्टार्ट हो जाता है। वही चीज़ है, तराजू वाला सिस्टम है। तराजू वाला सिस्टम है कि क्या होता है कि अनबैलेंस स्टार्ट हो जाता है, या रोटेटिंग फोर्स। अब जैसे ही थोड़ा सा मान लीजिए इस पर अनबैलेंस आ गया, हमने इस पर रोटेटिंग फोर्स लगा दिया। जब रोटेटिंग फोर्स लगा दिया तो क्या होगा, डायरेक्शन लगातार चेंज होने लगती है, किसकी, अनबैलेंस फोर्स की डायरेक्शन क्या होने लगती थी, चेंज होने लगती थी। जब ये डायरेक्शन चेंज होने लगेगी तो फटिक फेलियर आने की कंडीशन आ जाती है। यहाँ पर एक टर्म्स है फटिक फेलियर, क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। मान लीजिए कोई शाफ्ट है, ठीक है, मान लीजिए कोई ये शाफ्ट है, ठीक, शाफ्ट पर इधर ये कोई एक वेट रखा हुआ है, यानी कि ये कोई वेट लगा हुआ है 10 kg का। अब इस शाफ्ट को जब हम लोग रोटेशन देंगे तो ये भी रोटेशन में आएगा, ये भी रोटेट करेगा, ठीक है, ये भी रोटेट करेगा। क्या करेगा, ये जब रोटेट करेगा और रोटेट करने के साथ साथ इस पर क्या होगा, फटिक फेलियर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा कि धीरे धीरे क्या करेगा, ये शाफ्ट को तोड़ने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे शाफ्ट को तोड़ने की कोशिश करेगा। यहाँ पर बियरिंग लगी होती हैं, बियरिंग को डैमेज करने की कोशिश करेगा, और इसी कारण हो सकता है कि चलती हुई मशीन पर ये फ्रैक्चर हो जाए, और जिसके कारण ये शाफ्ट टूट जाए। और चलती हुई मशीन पर टूटेगी तो दिक्कतें तो है ही है, हानिकारक कितना हो सकता है, किसी के भी लग सकता है कहीं पर भी जा करके। ठीक है, तो ये होता है फटिक फेलियर, और यही होता है अनबैलेंसिंग। अनबैलेंसिंग क्या है कि हमें जहाँ पर जो चीज़ लगानी है उतना हम वहाँ पर नहीं लगा पाते हैं, तो वो वहाँ पर हमारा अनबैलेंसिंग फोर्स जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब आप लोग अच्छे समझ जाएंगे आगे चल के। अनबैलेंसिंग फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट में आता है रोटेशनल अनबैलेंसिंग, बैलेंसिंग फोर्स होते हैं 2 प्रकार के।
नंबर फर्स्ट में आता है रोटेशनल बैलेंसिंग, नंबर सेकंड में आता है रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग। यहाँ पर रोटेशनल अनबैलेंसिंग और दूसरा नंबर पे आता है रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंसिंग। ठीक है, रोटेशनल का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु रोटेट कर रही हो, घूम रही हो, ये कोई वस्तु है, ये जब कोई रोटेट कर रही हो, घूम रही हो, तब अनबैलेंसिंग हो तो उसको हम रोटेशनल अनबैलेंसिंग कहेंगे। रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंसिंग क्या है कि मान लीजिए कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हमने पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वस्तु क्या हो रही है, ये रेसिप्रोकेट कर रही है, तो इसके कारण जब अनबैलेंसिंग होगी तो उसको रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंसिंग कहेंगे। तो अभी हम लोग अब देखेंगे रोटेशनल अनबैलेंसिंग क्या होता है। ठीक है, रोटेशनल अनबैलेंसिंग भी दो प्रकार से होती है। व्हेन ऑल बैलेंसिंग फोर्स आर इन ए सेम प्लेन, जब सभी बैलेंसिंग फोर्स एक ही प्लेन पर हों, या फिर सेकंड में आता है कि व्हेन बैलेंसिंग फोर्स आर इन डिफरेंट प्लेन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर डिफरेंट आ जाएगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं कि व्हेन ऑल बैलेंसिंग फोर्स आर इन ए सेम प्लेन, जब सारे अनबैलेंसिंग फोर्स क्या होंगे, एक ही प्लेन पे होंगे, तब क्या होगा। ठीक, पहले एक चीज और देखते हैं कि बैलेंसिंग को हम लोग बैलेंस क्या, मतलब अनबैलेंसिंग को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई अनबैलेंस फोर्स होता है, मान लीजिए ये कोई पिंड है, ये कोई वस्तु है जो क्या है, स्टैटिक अवस्था में है, रुकी हुई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर F बराबर जीरो, F बराबर जीरो, यहाँ पर हमने कोई इसको एक फोर्स लगा दिया F1। जब हमने इस पर F1 फोर्स लगा दिया तो अब तो ये चलने लगेगी। अगर इसको हम लोग चाहें कि ये ना चले, अगर हम लोग इसको चाहें कि ना चले, तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन पर और सेम मैग्नीट्यूड, यानी जितना फोर्स ये लगा है उतना ही फोर्स इधर से लगा देंगे तो ये हमारी चीज़ रुक जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसको ऊपर से नीचे फोर्स लगा दिया F3, तो अब क्या होगा, ये चीज़ नीचे की ओर मूव करने लगेगी। अगर हम देखें कि ये चीज़ नीचे की ओर मूव ना करे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन पर और सेम मैग्नीट्यूड का एक और फोर्स लगा देंगे, तो ये हमारी फिर से स्टैटिक कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, यानी हमारे कहने का मतलब यही है कि जब कोई चीज़ अनबैलेंस हो जाती है तो उस पर उतना ही फोर्स, यानी उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स और उतने उसी डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन पर लगा देने पर वो चीज़ अपनी इनिशियल कंडीशन पर ही रहती है। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक बैलेंसिंग, स्टैटिक बैलेंसिंग। स्टैटिक बैलेंसिंग क्या होता है कि सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो, यानी कि एक जितने भी फोर्स लग रहे हों, सारे फोर्सों का योग अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये सारे फोर्स एक ही क्या क्या मतलब ये सारे फोर्स स्टैटिक बैलेंसिंग कर रहे हैं। अब कैसे हो सकता है हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहीं से इसी फिगर से ले लेते हैं। हमने देखा F1, ठीक है ना, F1 के बाद ये F4 है, हमने देखा F1। ठीक, F1 के बाद हमने देखा, यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, देखा माइनस का F4, माइनस का F2, माइनस का F3, बराबर बराबर क्या होगा अभी हम लोग नहीं जानते। ठीक है, ये मान लीजिए 10 था तो ये भी 10 लगेगा क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड का लगता है। ये मान लीजिए 20 था, ये भी हमारा 20 लगेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड यानी उसका जो आया वो है, जो वेट है, मास का जो द्रव्यमान है, वो क्या होना चाहिए कि सेम होना चाहिए। अब वहीं पर लगा देते हैं, ये हो गया 10 माइनस 10 माइनस सॉरी प्लस का 20 माइनस का 20, ये आपस में कट जाएंगे, इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा बैलेंस है। यहाँ पर कोई अगर तीसरा फोर्स लगा देते F5 जिसका मैग्नीट्यूड होता 50, तो यहाँ पर क्या हो जाता प्लस का F5 प्लस का F5 लगा देते हो जाता, यहाँ पर क्या हो जाता था प्लस का F5, 5 की वैल्यू 50, यानी यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती 50, यानी 50 का 50 मैग्नीट्यूड का एक कोई अनबैलेंसिंग फोर्स इस पर अभी लग रहा है, 50 मैग्नीट्यूड का कोई अनबैलेंसिंग फोर्स इसमें लग रहा है। ठीक है, वो इसको क्या कर रहा है, अनबैलेंस कर रहा है। अनबैलेंसिंग, बैलेंसिंग का मतलब ये है कि जहां पर टोटल फोर्स का सम क्या होना चाहिए, जीरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। नेक्स्ट क्या है, तो हमारी जो बैलेंसिंग होती है वो दो प्रकार से होती है, जनरली तो तीन प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन
मेन होती है दो प्रकार से। एक होती है हमारी स्टैटिक बैलेंसिंग, एक होती है हमारी स्टैटिक बैलेंसिंग, एक होती है हमारी डायनामिक बैलेंसिंग। डायनामिक बैलेंसिंग नंबर थर्ड में आती है, जो हमारी होती है वो होती है हमारी ऑल बैलेंस्ड, या हम लोग कह सकते हैं कंप्लीट बैलेंसिंग। कंप्लीट कंप्लीट बैलेंसिंग क्या होती है? जब हम लोग बात करते हैं स्टैटिक बैलेंसिंग की, तो स्टैटिक बैलेंसिंग में क्या होता है कि हमारा सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सिग्मा एफ कह लें सिग्मा एफ एक्स, यानी एक ही डायरेक्शन पर लग रहे हैं सारे फोर्स जीरो होने चाहिए। ठीक है। नंबर सेकंड में आता है डायनामिक बैलेंसिंग। डायनामिक बैलेंसिंग क्या होती है कि सिग्मा एम इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको एक्स नहीं लिखते हैं, ठीक, यानी एक ही, यानी जितने भी सारे फोर्स हैं उनका सम कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यानी पिंड पर लग रहे सारे फोर्सों का सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। डायनामिक बैलेंसिंग क्या होती है? डायनामिक बैलेंसिंग होती है कि जितने भी फोर्स पर जितने भी मूवमेंट लग रहे हैं उनका सम जीरो होना चाहिए, वो होता है हमारा डायनामिक बैलेंसिंग। जस्ट सेम जैसे कि हमने अभी एफ की वैल्यू देखी थी, वैसे ही एम की वैल्यू आ जाती है। ठीक है। कंप्लीट बैलेंसिंग क्या होती है कि जहां पर क्या होता है कि सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एम इक्वल टू जीरो दोनों होने चाहिए। अगर कहीं पर आपसे बोल दिया, कहीं पर आपका क्वेश्चन दे दिया कि एक ये पिंड है, इसका मास ये है, इसका एंगल कितना ये है, और इसकी स्टैटिक बैलेंसिंग कीजिए, तो स्टैटिक बैलेंसिंग का मतलब है कि आप सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो निकाल लीजिए, बात खत्म। कहीं पर डायनामिक बैलेंसिंग पूछ ले तो यानी सिग्मा एम इक्वल टू जीरो निकाल लीजिए, बात खत्म। अगर कहीं पर बोल दे कंप्लीट बैलेंसिंग कीजिए, तो वहां पर आपको सिग्मा एफ एक्स यानी सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एम इक्वल टू जीरो, यानी हमें दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी, हमें दोनों चीजें निकालने की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ये हमारी तीन प्रकार से बैलेंसिंग होती है, स्टैटिक, डायनामिक एंड कंप्लीट। इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि ये कीजिए, आप स्टैटिक बैलेंसिंग कीजिए, आपको पता ही नहीं है कि स्टैटिक बैलेंसिंग आखिर होती क्या है। हम लोग वन बाय वन धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलेंगे, और इसके बाद क्वेश्चन आप लगाएंगे तो बहुत ही ईजी, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन लगेगा, और बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही लंबे होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं। ठीक है। आपको सिर्फ उसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत होती है और बाकी उसमें कुछ नहीं होता, डायरेक्टली वैल्यू रख करके आप कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो, सिग्मा एम इक्वल टू जीरो, और दोनों की बैलेंसिंग होगी। अब आते हैं हम लोग मेन चीज पर आते हैं कि लिखा है कि व्हेन ऑल अनबैलेंसिंग फोर्सेस आर इन सेम प्लेन। ठीक है। जब सारे अनबैलेंसिंग फोर्स एक ही प्लेन पे हों तब क्या होता है? तो आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने देखा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? एफ इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सभी ने अभी तक अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप फिजिक्स लिए होंगे, और फिजिक्स में आपने ये बहुत पहले से पढ़ा भी होगा, बहुत ही बेसिक लेवल का है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पर हमें किसी भी चीज़ से मतलब नहीं रखना, हमें मतलब रखना है एफ बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर। एक ही फार्मूला जो हमें याद रखने हैं, सिर्फ एक ही ये भी फार्मूला है कि एफ बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, दैट्स इट, आपकी बैलेंसिंग खत्म। सिर्फ एक ये फार्मूला, यानी एफ बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखते क्या है कि अगर ऑल बैलेंसिंग फोर्स इन ए सेम प्लेन, यानी जितने भी बैलेंसिंग फोर्स हों वो सिर्फ एक ही प्लेन की बात कर दे, तब कैसे क्या होता है? तो इसका पहले हम लोग एक फिगर ड्रा करते हैं। तो आइए, क्या ये जैसे फिगर दिया है, ठीक है, जहां पर दिया है कि अनबैलेंसिंग फोर्स आर इन ए सेम प्लेन, यानी ये जो बात हो रही है ये कोई एक ये प्लेन है, इसी प्लेन पर अनबैलेंसिंग फोर्स लग रहे हैं, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर। अब इनको बैलेंस करने के लिए ये हमने फिगर बनाया कि मान लीजिए कोई एक सेम प्लेन है, मतलब जैसे ये प्लेन था, इसकी ये एक्स एक्सेस होगी, ये वाई एक्सेस होगी, सेम थिंग है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। ठीक है। तो ये चीज़ हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इतना तो आप समझदार है ही, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस क्या है। ठीक है। ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हो गई। तो वही चीज़ इसमें दी है कि जब प्लेन पर इतने सारे एक्सेस दी होंगी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी स्टैटिक बैलेंसिंग करेंगे। सबसे पहले इसके हम लोग स्टैटिक बैलेंसिंग करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो कर देंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो कर देंगे। ठीक है। जब सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो कर देंगे, फिर सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो कर देंगे, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो कर देंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी खत्म काम।
जो वैल्यू आएगी वही हो जाएगा। हमें यहाँ पर एक चीज़ गलत हो गई कि ये एक्चुअली 3 नहीं है, ये बी है जो हमें बैलेंस करना है। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ क्या है, अब इस फिगर को हम लोग देखते हैं। ये एक्स एक्सेस की बात करेगा, ये वाई एक्सेस की बात करेगा। ठीक है, यहाँ पर एक कोई मास है जिसका द्रव्यमान m1 है, जिसकी रेडियस r1 है और जिसका एंगल θ1 है। एंगल एक ही एक्सेस से लेंगे, हम चाहे यहाँ से ले लें, चाहे हम इस वाले से ले लें, चाहे इस वाले से ले लें, चाहे इस वाले से ले लें। लेकिन हमने स्टार्ट कहाँ से की, जो जीरो से, जहाँ से हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं, आज तक स्टार्ट करते हैं, वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी θ1, इसकी वैल्यू हो जाएगी θ2। कहाँ से, जीरो से, यानी इस वाली लाइन से θ2, इसकी वैल्यू हो जाएगी θb। कहाँ से, इसी वाली लाइन से। आप लोग देख सकते हैं जो ये ब्लैक वाला रो है, जो ब्लैक वाली हमने लाइन खींची है, ये हमारी θb को डिनोट करे। θb क्या है, जैसे m1 r1 θ1 हो गया, वैसे m2 r2 θ2 हो गया, यानी m इक्वल टू द्रव्यमान, r इक्वल टू रेडियस, θ इक्वल टू एंगल। ये mb यानी m ऑफ बैलेंसिंग करनी है, इस मास की बैलेंसिंग करनी है, ये r की बैलेंसिंग करनी है और θ की बैलेंसिंग करनी है। यानी क्या है कि इनिशियली ये दो अनबैलेंस फोर्स लग रहे थे, m1 और m2। जब ये दो फोर्स लग रहे थे तो इन दोनों फोर्सों के कारण अनबैलेंसिंग हो रही थी। मान लीजिए कि जो यफ लग रहा था, जो इस पर जो लग रहा था, ये यम था 50, ये m था 60। हमें जब अनबैलेंस हो गया तो हमने एक यहाँ पर एक मास लगा दिया, वो मास कितने का है, उसकी बैलेंसिंग कैसे की जाएगी, वो चीज़ है। तो हमारे जिन दोनों पिंडों की वजह से, इन दोनों पिंड की वजह से, इन दोनों मास बॉडी की वजह से, इन दोनों बॉडी की वजह से क्या हुआ कि ये एक अनबैलेंसिंग फोर्स तीसरा जनरेट हुआ, जिसको हम लोग बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले करेंगे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। सिग्मा ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में जितने भी हैं, हमने क्या पढ़ा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ बराबर यम आर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, आपने ये पढ़ा ही होगा, फोर्स बॉडी में अगर नहीं पढ़ा होगा तो जान लीजिए, ये कोई एक फोर्स है, इसको जब हम लोग इसके जो कंपोनेंट निकालते हैं, सॉरी, ये कोई एक फोर्स है, इसके जब हम लोग कंपोनेंट निकालते हैं तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स आता है उसको हम एफ कॉस थीटा लिखते हैं, जो वाई डायरेक्शन में आता है उसको हम लोग एफ साइन थीटा लिखते हैं। इतना आपको पता ही होगा। जब हम एफ एक्स की बात कर रहे हैं, जब हम एफ एक्स की बात कर रहे हैं तो हम कंसीडर किसको करेंगे, साइन थीटा को, यानी एफ बराबर यम आर स्क्वायर, यम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, सॉरी यम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। जब हम एक्स की बात करेंगे, जब वाई की बात करेंगे तब साइन थीटा लेंगे। ठीक है, बस आपका मान लीजिए हो गया। यहाँ पर हमें वैल्यू रख देनी है, यानी m1 r1 ओमेगा 1, ठीक है ना, स्क्वायर, ओमेगा 1 नहीं, ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस, ठीक है, प्लस m2 r2 ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा भी। बात खत्म। तो हमने जब इतना सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 कर दिया तो हम लोग क्या देखेंगे, इक्वल टू 0, ओमेगा ओमेगा ओमेगा, ये तीनों सेम है तो इनको हम लोग बाहर कॉमन लेकर के जब इसको कर देंगे तो ये 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी m1 r1 कॉस थीटा 1 प्लस m2 r2 कॉस थीटा 2 प्लस mb rb कॉस थीटा b। ठीक है, कॉस थीटा b। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि यम आई आर आई ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा आई, यम आई आर आई ओमेगा कॉस थीटा आई। इतने वाले पार्ट को क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि वैल्यू हमारी बढ़ती चली जाएगी, m3 m4 m5 m6 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे इसकी जब वैल्यू बढ़ती हुई चली जाएगी तो इसीलिए हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू यम आई आर आई कॉस थीटा आई प्लस यम बी आर बी कॉस थीटा ऑफ बी। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं।
सिमिलरली हम लोग साइन थीटा के लिए भी एफ सिग्मा एफ वाई के लिए भी लिख सकते हैं, वहाँ पर भी हो जाएगा। सिग्मा वाई के लिए जब हम लोग लिखेंगे एफ वाई हो जाएगा एम आई आर आई साइन थीटा आई प्लस एम बी आर बी साइन थीटा बी। अब जब दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी जो फाइनली इक्वेशन बन के आती है वो आती है एम बी आर बी इक्वल टू एम बी आर बी नहीं, यहाँ पर आती है हमारी एम बी स्क्वायर आर बी स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एम आई आर आई साइन थीटा आई का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ एम आई आर आई कॉस थीटा आई का होल स्क्वायर। हमें जो वैल्यू याद करनी होती है, ये तो हमने अभी तक बताया कि आपको कैसे निकालना होगा, क्योंकि आपको फिगर में ये वैल्यू आप डायरेक्टली नहीं रखेंगे, जब आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको उसी प्रकार से पूरा प्रोसेस करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो हमें जो वैल्यू याद रखनी होती है वो हमारी वैल्यू होती है एम बी आर बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बाकी जितनी भी वैल्यू थी माइनस का सिग्मा एम आई आर आई साइन थीटा आई का होल स्क्वायर प्लस माइनस का सिग्मा एम आई आर आई कॉस थीटा आई का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर हमारे बाहर लग रहा है। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है, जहाँ पर आपको वैल्यू रख देगा, दे देगा कि या एम, यानी कि जो जो इन पर वैल्यू दे देगा वो वैल्यू रख करके और हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये होती है हमारी स्टैटिक बैलेंसिंग। ठीक, ये होती है हमारी स्टैटिक बैलेंसिंग। एक वैल्यू एक फॉर्मूला और पूछ लेता है हमारा tan थीटा बी, tan थीटा ऑफ बी इक्वल टू वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा, जब हम लोग tan थीटा की बात करते हैं तो हो जाता है सिग्मा एम आई आर आई साइन थीटा आई अपान सिग्मा एम आई आर आई कॉस थीटा आई। ठीक, ये हो जाती है हमारी स्टैटिक बैलेंसिंग। ये हमारी स्टैटिक बैलेंसिंग हो जाती है। इस पर हमारा जो फार्मूला दे देगा उस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। नंबर सेकंड में आता है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होता है कि जब कोई पिंड होता है, जब कोई मान लीजिए जैसे फिगर है, ठीक है, हमारे ग्राफिकल मेथड क्या होता है कि हमें इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, हमें ग्राफिक के द्वारा जब हमें ड्रा करना होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब मान लीजिए क्या है कि यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, सेम फिगर है जो फिगर पहले था वैसे फिगर इसमें है, लेकिन इसमें हमने क्या किया है कि उस पर हमने 2 मास लिए थे, इस पर हमने 3 मास ले लिए। अब हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा जो अनबैलेंसिंग फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा। ठीक है, इसका कुछ नहीं करना होता है, इस पर जितनी भी है वैल्यू है, जितनी भी रेडियस है, उसको आपको एक स्केल के द्वारा नाप लेना है। मान लीजिए अगर कोई
10 रेडियस दे दिया, कितनी दे दिया, 10 रेडियस इसकी दे दिया, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए कि 2 रेडियस इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 2 रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और 10 रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आप 5 सेंटीमीटर एक लाइन खींच करके इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो वही होता है हमारा ग्राफिकल मेथड में। इस पर कुछ नहीं होता है, इस पर जितना जितना एंगल दिया होता है उस एंगल के हिसाब से हम लोग उसको रोटेट कर देते हैं। मान लीजिए देखिए, अब हम इसको ड्रा करेंगे, मान लीजिए ये कोई इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से हमारा θ1 दे दिया, ठीक है, θ1 दे दिया, जैसे θ1 ऐसे दिया है वैसे θ1 इसको हम खींच देंगे, ठीक है। ये मान लीजिए कोई वैल्यू है, ये वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी θ1 की वैल्यू है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से ये θ2 मान लीजिए जितना दिया है उतना हमें यहाँ से θ2, जितना θ2 यहाँ से दिया है, ठीक है, उतना हमने θ2 खींच दिया, ठीक, θ2 खींच दिया। यहाँ से जितना θ3 दिया है उतना हमने θ3 यहाँ से खींच दिया। अब जो ये फाइनली पॉइंट आया, θ3 आया ये, अब जो पहले वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को क्लोज करते हुए एक एरो खींच देंगे और ये हमारी हो जाएगी ग्राफिकल मेथड, ठीक है। एक क्लोज करता हुआ एरो हम खींच देंगे, वो हो जाएगा हमारा ग्राफिकल मेथड, ठीक है। जीरो, जो एरो का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जो एरो वाला होता है ये हमारा होता है कि लास्ट पॉइंट है। इसके लास्ट पॉइंट से इसके लास्ट पॉइंट को हम लोग मिला देंगे, बात खत्म। जितना एंगल दिया उतने ही एंगल पर लाइन खींचते चलेंगे और उसको हम लोग मिलाते चलेंगे, वही होता है हमारा ग्राफिकल मेथड, यही होता है हमारा ग्राफिकल मेथड, ठीक है।